अगर आप एक बिगिनर हैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी में केवल एक ही दिक्कत आपको आने वाली है कि भैया टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपको टाइम की बचत करनी पड़ेगी। और यहां पे हमें काम आएगा कि चैप्टर वाइज वेटेज, अगर आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि कौन सी चीज की कितनी वेटेज है तो आप उस हिसाब से टाइम को मैनेज करेंगे और उस चीज को ज्यादा टाइम देंगे जिसको सच में देना चाहिए है, जहां से एग्जामिनर ज्यादा चीजें पूछ रहा है, जिसको इन डेप्थ पूछ रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाएंगे, जब ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे एक आईआरएस को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, इंस्पेक्टर को अलग मिलेगा, टीए को अलग मिलेगा, एमटीएस को अलग मिलेगा। सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। सेम कहानी यहां भी है। अगर आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि इन सब टॉपिक्स के अंदर फर्दर आपको कि कौन कौन से की वेटेज कितनी है, तो आप अच्छा फोर्ट डालेंगे, पहले ही अटेम्प्ट में फोर्ट डालेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बाकी के गुरु घंटालों की तरह है ना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का प्लान लेके आए हो, वो एक अलग चीज है, फिर वो कहानी ही अलग है। दूसरी बात हम यहां पे ये डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स आपको चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो वो 2023 की जो जितनी भी एनालिसिस है मैं उसके बेस पे आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। तो वहां से आपको एक अंदर से आइडिया लगेगा जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे कि हाँ इतने नंबर तो मेरे आने ही चाहिए, तब जाके मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि एक मिनिमम इतने नंबर चाहिए कि एक पोस्ट तो आपके हाथ में आ ही जाए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं मोटे तौर पे सबसे पहले आपको चीजें समझाता हूं। अगर हम देखें तो मेनली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, 50,000 के आसपास जो है पढ़ने वाला बच्चा होता है। इससे ज्यादा मेन जो होता है ना कि बहुत ही ज्यादा सिंसियर बच्चा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी है। 50,000 से ऊपर नहीं होता है वो बच्चा, ये बात याद रखिएगा आप। उससे ऊपर हो सकता है कि सिंसियर हो बच्चे, लेकिन उस लेवल के बच्चे ना हो। तो यहां पे इनके साथ जब आप एक बच्चा कंपटीशन करता है तो आप देखिए कि ऑन एन एवरेज, अगर मैं पिछले कई सालों में देखूं, हालांकि 6,000 7,000 वैकेंसी आ रही है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज तौर पे 10,000 वैकेंसी भी लूं तो इसका मतलब है कि हर 5th स्टूडेंट, हर 5वें बच्चे का सिलेक्शन होता है एसएससी के अंदर। तो ये इसका मतलब है कि मैं सिंसियर और थोड़े से शार्प बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। आपको इन 50,000 बच्चों के अंदर तो आना ही है। मुद्दे की बात यह है कि अगर इन 50,000 बच्चों में कोई भी थोड़ा सा भी दिल से मेहनत करता है और उसको पता है कि मैं कैसे दूसरे को बीट करूंगा, है ना, वो अपनी मेहनत को उस हिसाब से मैनेज कर लेता है, टाइम को मैनेज कर लेता है, तो मुझे लगता है कि उसका हो सकता है पहली बार में सिलेक्शन ना हो, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में तो वो फोड़ ही देता है। ये गारंटीड है। अभी कुछ बच्चे मैंने देखे कि जिनका, मान लो कि एक बच्चे की किस्मत ही खराब थी, बेचारे का पहला अटेम्प्ट था, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन वहां पे कीबोर्ड का बटन दबा रह गया एट द एंड, और वो कीबोर्ड ने क्या, उसके सामने वो बर्बाद हो रहा था, यूं सब कुछ डिलीट हो रहा था। क्या होगा उसके बाद? कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये तो किस्मत की बात होगी ना। तो कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, पहले यूएफएम वाले फैक्टर हो जाते थे जैसे, तो इस वजह से मैंने बोला कि दूसरी या तीसरी में तो बच्चा फोड़ ही देता है अगर वो थोड़ा सा सिंसियर है। तो आपका पहला टारगेट तो होना चाहिए बिगिनर बच्चे का कि इन 50,000 बच्चों के अंदर अपने आप को लेकर आना है। अब बात करते हैं कि नंबर की, कि नंबर कितने चाहिए। तो अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर जो फाइनल जो बच्चों की जॉब लगी, हालांकि अभी थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो रही है रिजल्ट को लेके कि हो सकता है रिवाइज वगैरह हो, लेकिन उस जोन में नहीं जा रहे हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि ये मैंने सारे मार्क्स लिख दिए, हर कैटेगरी का लिख दिया, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर देख सकते हैं। मैं अगर मिनिमम की बात करता हूं तो जीएसटी इंस्पेक्टर 310 नंबर पे मिला है। अगर आप मेंस के अंदर देखेंगे ना तो टोटल 390 नंबर होते हैं, और ये नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूं तो 390 में से नॉर्मलाइज्ड भी क्या, जब एक ही शिफ्ट है तो नॉर्मलाइज्ड क्या होगा, है ना। नॉर्मलाइज्ड भी उसको कहना सही नहीं है एक तरह से, क्योंकि आप देखिए कि टियर 1 तो केवल क्वालिफाइंग है, और टियर 2 के अंदर अगर सिंगल डे शिफ्ट रहती है तो वो नॉर्मलाइज्ड का कोई मतलब रहेगा नहीं उसके अंदर। अगर मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी आपकी, मान लो कि आपके टाइम में 2 शिफ्ट हो जाए, 3 शिफ्ट हो जाए, तो फिर एक अलग चीज हो जाती है, फिर नॉर्मलाइजेशन होती है। लेकिन आज की डेट में एसएससी कोशिश कर रहा है कि एक ही शिफ्ट में करवा ले, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए कि 390 में से 310 जिसके आए वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना, यानी कि आपके पास 80 नंबर का एक गैप यहां पे क्रिएट होता है। लेकिन आप इसको ये मत लेके चलिएगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, और वैकेंसी देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल 10,000 15,000 वैकेंसी आ जाए, तो वैकेंसी भी घटती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो कट ऑफ है बढ़ती ही जा रही है, कम तो कहीं नहीं हो रही है। तो हो सकता है ये 310 पे मिला है तो अगले साल 315 320 पे मिले। इसका मतलब ओवरऑल आपके पास जो मेंस के अंदर आप 70 नंबर ही गवा सकते हैं, 70 से ज्यादा नहीं गवा सकते। और अगर आपको होम पोस्ट चाहिए तो फिर तो ये भी नहीं गवा सकते हो, सीधी सी बात है। और मिनिमम की बात करते हैं कि आपको एक छोटी पोस्ट अगर मिल जाए तो वो देखिए यहाँ पे 303 नंबर और 306 नंबर, ये टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। हालांकि यूडीसी की भी है एक 302 वाली, लेकिन बच्चे फिर भी जो मेनली प्रेफर करते हैं टैक्स असिस्टेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये जो है 306 303, यानी कि एक लगभग देखा जाए तो 390 से डिफरेंस देख ले तो मोटे तौर पर अगर मैं देखता हूं तो लगभग 80 नंबर 85 नंबर का जो है डिफरेंस आपको
देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इतना ही गैप है कि आपके नंबर इतने ही कटने चाहिए। कभी भी कोई बच्चा मेंस का पेपर देता है तो उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये मैंने पूरा डाल दिया, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इसको। अब मैं वेटेज की बात करता हूं कि क्या आपकी पर्टिकुलर वेटेज रहती है। ये मैंने डेटा जो लिया है 2024 के लिए लिया है, लेकिन 2023 का सीजीएल का उठा के लिया है। मेरे को सीजीएल के लिए कंसर्न था मेनली, तो मैंने बच्चों को सीजीएल का बताने की कोशिश की है। यहाँ आप देखिए कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से चैप्टर है जिनको मुझे ज्यादा वेटेज देनी है, जिनको ज्यादा टाइम देना है ताकि अपना काम बन जाए। तो आप देखो परसेंटेज जो है और रेशो है, इसको हर्ट बोला जाता है अरिथमेटिक का। और एक बात मैं बता दूं कि जो टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा वो अरिथमेटिक से बनेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आजकल जो आता है वो अरिथमेटिक से ही आता है। तो इसलिए अरिथमेटिक के अंदर थोड़ा सा आपको जान लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू एडवांस। एडवांस के अंदर तो आज की डेट में वैसा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। अगर एडवांस में भी लेवल बढ़ा दिया जाए तो बैंड बच जाए बच्चे की, लेकिन वो पूछ ही नहीं रही है वैसी चीजें। तो यहाँ पे अरिथमेटिक पे इनका ज्यादा जोर है आज की डेट में। तो परसेंटेज और रेशो के अंदर से एक एक सवाल आया है, और वहीं पे प्रॉफिट लॉस की मैं बात करता हूं तो यहाँ से 2 सवाल आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा पर्पज ये बताना नहीं है कि ये सवाल कितने कितने आए, ये तो हर कोई बता देगा। मेरा मेन मुद्दा है कि ये तीनों चैप्टर एक ही हैं, इनको आपस में अलग करके नहीं देखा जा सकता। परसेंटेज, रेशो और प्रॉफिट लॉस तीनों आपस में जुड़े हुए चैप्टर हैं। तो इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए कि यहां इसको 3 टॉपिक को आपको पक्का करना है अरिथमेटिक में, इसके बिना काम नहीं बनेगा। और यही परसेंटेज आगे डीआई में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि डीआई का 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहा है। कभी जमाना होता था कि 5 सवाल आया करते थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, और आज 1 सवाल हो सकता है आगे आए ही ना। तो कहने का मतलब है कि डीआई भी लेकिन डिपेंड तो इसी पे ही हो रहा है। तो आप समझना 1, 2 और 4 और ये 5 सवाल तो सीधे सीधे ये परसेंटेज के चैप्टर से ही लिंक्ड हैं सारे के सारे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वहीं से आपको समझ आएगा। अब उसके बाद देखिए कि मिक्सचर एलिगेशन से सिर्फ 1 सवाल आ रहा है, SICI से 1 सवाल आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि प्री के लिए इनको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अब SICI अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोई बच्चा अगर करने लगे तो पता लगे कि 15-20 दिन वो SICI को ही दिए जा रहा है, लेकिन अपने को नहीं देना ना उतना। हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, पिछले 3 या 4 साल के पेपर देख लेने चाहिए कि कौन से कंसेप्ट उसमें ज्यादा पूछे, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जिनकी वेटेज हमें लग रहा है कि कम है। बस ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। ये चैप्टर वाइज वेटेज का ये कतई मतलब नहीं होता कि उन चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। करना आपको सब कुछ ही है, लेकिन करना कहां पे ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि पानी कहां से निकलेगा, खड्डा वहां ज्यादा खोदना है, ये नहीं कि हर जगह पे खड्डा खोदने हुए, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आगे एवरेज की बात करता हूं तो केवल 0 या 1 सवाल, यानी कि किसी शिफ्ट में आ ही नहीं रहा, किसी में 1 सवाल आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है अगेन। अब ये 2 चैप्टर देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वर्क। इस बार हर शिफ्ट में हमने देखा ये एवरेज सवाल लिखे हुए पर शिफ्ट के, है ना। एवरेज लिखा है यहाँ पे मैंने सारे का सारे, ये एवरेज क्वेश्चंस हैं। 39 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो एवरेज करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखिए कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वर्क दोनों का लगभग कंसेप्ट सेम ही रहता है, वही एक फॉर्मूला रहता है, वही सब घुमा फिरा की चीजें रहती हैं। तो इसका 5 क्वेश्चन इसके टोटल आ रखे हैं, और हर शिफ्ट में हमने देखा कि किसी में 2, किसी में 3, और कई कई शिफ्ट तो ऐसी थी जिसमें 4-4 सवाल टाइम वर्क के आ रखे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लग सकते हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा इसको इस बार वेटेज दिया। तो इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम के देखिए कि 1 या 2 सवाल, और लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर सिस्टम को भी स्टार मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किस तरह के सवाल पूछता है, आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना है। फैक्टर्स के, है ना, डिवाइजर वाले सवाल पूछ लेता है, या फिर रिमाइंडर वाले सवाल पूछ लेता है। तो ये कुछ ऐसे हैं, है ना। तो ये 3 टॉपिक के मेरे को लगता है कि ज्यादा पूछता, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का तो मैंने पहले ही बता रखा कि डेली आपको 5-7 सवाल करने हैं, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हमेशा देखने को मिलता है। तो इसकी वेटेज इस तरह है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं देना सिंप्लीफिकेशन को, डेली 5-10 सवाल करते रहेंगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी। तो ये रहा आपका अरिथमेटिक का पूरे का पूरा। अब इसके बाद एडवांस मैथ्स की मैं बात करता हूं, तो आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज्यादा वेटेज मिली, 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के। हालांकि इसमें क्या रहता है, ज्यादातर अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों में आइडेंटिटी बेस्ड और या फिर वैल्यू पुटिंग, इनसे जो है सीधा सीधा सवाल निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे को खपने की ज़रूरत नहीं होती है। आज की डेट में एडवांस के वो सवाल नहीं आ रहे जो एक समय में आया करते थे। तो ये जो 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक की वेटेज हाई है, और इनको स्टार डबल मार्क कर लीजिए, ये आपको अच्छे से निपटाने हैं। अब रही बात ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, तो मेरा ये मानना है कि मेंसुरेशन का सवाल इतना इजी आता है आज की डेट में, सीधा वॉल्यूम पूछ रहा है, सीधा उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, स्लांट हाइट पूछ रहा है। तो आपको सीधा वो चीजें आनी चाहिए सिर्फ मोटे तौर पे। अगर आप प्रीवियस ईयर करने बैठोगे तो 1000 1500 सवाल मेंसुरेशन के हैं, तो इतने सवाल करने बैठे तो 1 महीना आपका इसी में बीत जाएगा। पहले तो उसकी सारी चीजें सीखोगे, फिर किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो ना, कितना कितना घंटे लगा रहे हो, लोग 100 घंटे की मेंसुरेशन ही करा रहे हैं, कोई
सेंस बैठता है इस चीज़ का। वहीं पे आप देखिए कि सेम ही कहानी ज्योमेट्री के साथ है। आप यहाँ पे सिलेक्टिव हो जाइए। आप देखिए कि पिछले 3 से 4 ईयर में ज्योमेट्री के क्या टाइप के सवाल आ रखे हैं ना, कि किस चीज़ के हैं, इन सेंटर के सवाल आ रखे हैं ना, सेंटर्स के सवाल, ऑर्थो सेंटर के, तो वो सेंटर्स वाले सारे सवाल कर जाओ। किसी पर्टिकुलर थ्योरम के आ रखे हैं कि भैया यहाँ पे वो कोई भी करके ये वाली थ्योरम कोई भी है ना, तो उनके आ रखे हैं, तो आप उन थ्योरम्स को ज़्यादा करके जाइए। तो आप अब वो समय नहीं है कि आप लगे हुए 2 महीना ज्योमेट्री पढ़ने। एक टाइम था 2 महीना बच्चा ज्योमेट्री पढ़ता था, अब ऐसा समय नहीं है भाई मेरे। अब हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है, और मैथ्स को ही अगर सारा टाइम देते रहेंगे तो कोई सेंस नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ के जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने टाइम को उस हिसाब से प्रैक्टिस में लाइए कि आपका समय बचे उसके अंदर। ठीक है भाई, तो 2 से 3 सवाल आ रहे हैं ज्योमेट्री के, कम नहीं है ये 2 से 3 सवाल, लेकिन करनी है, और वो भी सिलेक्टिव वे से करनी है कि आपकी जल्दी हो, 20 दिन के अंदर ज्योमेट्री हो जाइए, यानी कि 2 महीना लेके उसको बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अभी जो पास है, ये लाइफ टाइम का स्पेशल ऑफर इन लोगों ने दे रखा है। 19 से 22 फरवरी तक है ये ऑफर। इसके अंदर जो ईयरली पास है वो 351 का है, 699 का जो मिलता था, और जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास है ये 483 रुपीज़ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल इन लोगों ने चला रखी है। 483 में लाइफ टाइम पास मिल रहा है, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूडेड है। तो आप वहाँ पे जा जाके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया ना आपको कि कैसे वो मार्क्स वगैरह कितने बनते हैं, तो वो इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर लगा के फिर आप चेक कीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप GV10 कोड यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको 12% का एक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ जाके इसको आप ले सकते हैं। ये हमारी जो जीके की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो ये PYQ यहाँ से लगा सकता है, वो किरण की इस बुक से लगा सकता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आगे मैं GS के अंदर इसकी बात करूँगा अभी बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर देखिए कि मेरे को लगता है कि जो समझने वाला पार्ट रहता है ना, उसी में से क्वेश्चन आज की डेट में थोड़े से टेढ़े कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे पैर एग्जाम्पल को आज की डेट में देखते हैं तो 2 से 3 सवाल तो ये एवरेज है, लेकिन कुछ शिफ्ट्स में 4-4 सवाल आए। अब 4 में भी 2 तो आसान दे दिए और 2 मुश्किल दे दिए। ये इंप्रूव कहाँ से होगा? एक ही चीज़ है इसको इंप्रूव करने की, वो है रीडिंग। रीडिंग डेली आपको 25 से 30 मिनट जो है रीडिंग कीजिए। इतना नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। रीडिंग से आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, जैसे कि पैराजंबल, एक्टिव पैसिव, या फिर हम कहें कि एरर डिटेक्शन में भी रीडिंग बहुत हेल्प आपकी करने वाली है, और क्लोज टेस्ट में भी बहुत करने वाली है। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट ही देखिए कि 5 क्लोज टेस्ट आते हैं, लेकिन ये सारा गेम है रीडिंग का। अगर आपने रीडिंग अच्छे से नहीं कर रखी तो बस गई भैंस पानी में। तो ये जो पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, इनको थोड़ा सा आप डीप में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं बेहतर आप कर पाएंगे। ये मैं टियर 1 के हिसाब से सब चीज़ें बता रहा हूँ। एक्टिव पैसिव में एक सवाल आ रखा है, अब छोड़ तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये नहीं है कि आप लगे हुए 500-600 सवाल एक्टिव पैसिव के प्रैक्टिस करने नहीं करने भाई। 100-150 सवाल में पता लग जाता है कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। 100 सवाल मोर देन सफिशिएंट होते हैं। हर टाइप के 100 सवाल नहीं करने आपको, ओवरऑल 100 सवाल करने हैं जिसके अंदर सभी टाइप कवर हो जाएं, बस दैट्स ऑल। पिछले 2-3 साल के पेपरों में ही पता लग जाए, 2 साल के पेपरों में ही पता लग जाएगा। फिर ऐसी फिलअप्स की बात करते हैं तो 1 से 2 फिलअप आ रखे हैं। एरर डिटेक्शन 2 से 3 सवाल, एरर करेक्शन 1 से 2, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन दोनों का क्या है, ग्रामर से ही लिंक है, कोई लेना देना अलग से तो है नहीं है, तो अगर आती है ग्रामर तो ही हो पाएगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे चर्न करते हैं मार्क्स, वो यहाँ से कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है ना, ये वकैब का सेक्शन जो है, ये सारा का सारा मार्क्स वाला सेक्शन है भी, और मार्क्स कटने वाला सेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के मार्क्स कट भी सकते हैं। आपको नहीं पता किसी का एंटो, नहीं पता साइनो, तो क्या कर लोगे? और आजकल क्या पूछता है वो, सेंटेंस के अंदर ना पूछ लेते हैं कि इसका बताओ, एक सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि इसका एंटोनिम बताओ, तो इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एक और चीज़ मैंने देखी कि क्लोज टेस्ट में या इन चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है, ऑप्शन बहुत क्लोज दे रहा है। अगर वो ऑप्शन एकदम क्लोज से लगते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बन जाता है। इसलिए आप इंग्लिश को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक इंग्लिश के अंदर ही मैंने देखा, एक जगह लिखा था ऑब्वियस, एक ऑप्शन में लिखा था ओब्लीवियस। अब क्या होता है कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, देखने में बिल्कुल आप जब पढ़ रहे होंगे ना तो वहां इतना हड़बड़ाहट होती है दिमाग में कि आपको सेम ही लगेगा, बच्चा इसको मार्क कर देगा, जबकि उत्तर था ऑब्वियस। तो ये एक ऐसी गेम्स भी खेली जा रही है वहां पे पेपर के अंदर, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और ये सेक्शन तो रटने वाला है, इसको ये मैंने सब बता रखा है आपको। फुल जो हमारी स्ट्रेटजी है 6-7 महीने की, उसके अंदर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ों को करना है। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग में 4 या 5 चैप्टर ही मेन रहते हैं
जो समझने वाले होते हैं। अब आप देखिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए, इसमें से हमेशा सवाल आएंगे ही आएंगे, 2 सवाल इसमें से हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अब किसी शिफ्ट में हो सकता है 3 आए हो, किसी में 4 आए हो और किसी में आए ही ना हो, ऐसा नहीं होता है, किसी में आए ना हो ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, यही तो है, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है। और सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज का 1 सवाल आ रखा है, नंबर सीरीज का 1 सवाल आ रखा है, फिर नंबर एनालॉजी के 1 से 2 सवाल आ रखे हैं। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि साइन और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कई बार क्लासिफिकेशन को थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना। कई बार क्या होता है कि हम उसको समझ कुछ और रहे होते हैं, वो सेट थ्योरी वाले होते हैं ना क्लासिफिकेशन वगैरह वाले, तो वो गलती हो जाती है, कई बार सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, इसलिए इसको कर लेना। और साइन में क्या है, डिजिट और साइन दोनों का इंटरचेंज अगर हो जाए तो एक खेल बदलता है। और इसके साथ अगर ऑप्शन में भी ये चीज दे दी जाए, ऑप्शन में उठा के दे दिया जाए कि वहां भी साइन और डिजिट के इंटरचेंज हो रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। ये आपको कुछ चीजें समझ बनानी है इसके अंदर, ऐसे नहीं हो पाएगा। और इस बार देखिए ब्लड रिलेशन जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में पूछा गया, अच्छे बच्चे भी कई बार उसको नहीं कर पाए। और मेरे को लगता है कि अगर कोई ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको छोड़ना बेहतर होता है एज कम्पेयर टू कि उसके साथ अड़ गए हैं कि नहीं जी ब्लड रिलेशन, हम तो हमारे अंदर तो खून गर्म है, हम तो खून वाले क्वेश्चन को करके आएंगे, ऐसा नहीं होता है यार, है ना। उसको छोड़ना ही बेहतर होता है। फिर कैलेंडर में देखिए कि किसी किसी शिफ्ट में 1 सवाल आया है, हर शिफ्ट में नहीं देखा गया है। और वहीं पे डिक्शनरी से 1 सवाल देखा गया, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इनको बस मोटे तौर पे एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से देखा जाए तो 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आसान होती है, वही गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ हैं, उन्हीं से घुमा फिरा के हमें देखना होता है ना। वो ABCD लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, उसी में देख लो। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वो सब आसान होता है। सिलोजिज्म जिसको आ गया, एक बार आपने कभी सीख लिया सिलोजिज्म, है ना, वो सेट थ्योरी वगैरह वाला होता है, तो वहाँ से हो जाता है। वैसे मैं ये जो स्टिक मेथड होता है मैं इससे करता हूँ, ये किसी दिन मैं सिखा दूंगा स्टिक मेथड क्या होता है, मेरे को स्टिक मेथड से ही सही समझ में आता है। तो ये जो है मोटे तौर पे देखा जाए तो ये इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 चैप्टर ही निकल के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आप देखिए कि फिगर एनालॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि वो फिगर के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे एक एरो ऐसे है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ प्लस है, फिर अगले में मान लो कि यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एरो नीचे है, कुछ भी है ना, यहाँ कुछ यहाँ पे प्लस मान लीजिए, जैसा भी है, तो ये ऐसे करके एक सीरीज चला देते हैं आगे और बोलते हैं अगली सीरीज बताओ कि क्या होगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये करने वाली चीज़ है। ओड वन आउट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और इसका किसी किसी शिफ्ट में आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, किसी में आया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिरर इमेज की मैं बात करता हूँ। अब बताओ, ये शीशा लगा है, शीशे में तुम इस तरफ खड़े हो, उधर कैसी इमेज दिखेगी, ये कैसी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। या वाटर के अंदर देख लिया जाए कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे वाटर में कैसी दिखेगी, है ना, वो चीज़ देख ली जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ये मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत अलग से कहीं से ट्रिक्स सीख रहे हैं। कोई बच्चा मिरर इमेज की ट्रिक्स सीख रहा है, कोई पेपर कटिंग की ट्रिक सीख रहा है, क्या होगा तुम्हारा, नहीं हो सकता सिलेक्शन फिर, है ना। ये तो मोटे तौर की चीज़ें हैं, इनको इनकी ट्रिक्स थोड़ी सीखी जाती हैं। वहीं पे आप देखिए कि जो डाइस है, डाइस का एक मोटा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा 1 के सामने क्या होता है, 6 के सामने क्या होता है, 3 के सामने क्या होता है, वो एक आइडिया लग जाता है। एडजेसेंट में कौन कौन से होते हैं, बस वहीं से आइडिया लग जाता है। अब लगे हुए डाइस के, है ना, 3-3 घंटे की वीडियो बच्चा देखता है डाइस की, मैं तो हैरान हूँ कि भाई क्या होगा फिर अगर 3 घंटे की, इतनी देर तो तुम प्रैक्टिस कर लो, है ना, 15-20 मिनट में डाइस का पता लग जाता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करो, सीधा उसी से ही आ जाता है। इतना आसान चीज़ें होती हैं जिनको आप इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फिर एम्बेडेड फिगर का इस बार देखिए कि थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा गया एम्बेडेड फिगर का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। वो फिगर के अंदर जैसे मान लीजिए ना कि इतनी सारी ऐसे ऐसे लाइनें थी यूं करके, अब मान लो उसमें से एल निकालना है, वो पता ही नहीं लग रहा कि एल है कहाँ, है ना। तो एम्बेड ऐसे हो रखी है कि बहुत ज़्यादा लाइन्स है और दिक्कत आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर अभी जो 2023 के पेपर हैं उनके अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब मैं जीके की बात करता हूं। तो जीके में अगर मैं मेजर पोर्शन, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है जीके की जिसके अंदर मैंने पूरे साल भर के एसएससी के देखा कि कौन से क्वेश्चन, ये तो सिर्फ सीजीएल के हैं, एक साल भर वाली भी मैंने बनाई कि पूरे साल में देखा कि एसएससी के कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 2 वीडियो जरूर देखना, एक 6 महीने की स्ट्रेटजी वाली, एक ये जो जीके की स्ट्रेटजी वाली मैंने बताई है। 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना। तो यहाँ पे देखिए कि करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि करंट अफेयर का है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन करंट अफेयर पूछ कैसे रहा है भाई, 2020 के, 21 के, 22 के,
23 के पता ही नहीं कहाँ से, और एक तो 19 का क्वेश्चन देखने को मिला। बताओ ये कौन सा करंट अफेयर चल रहा है, मेरे को तो यही नहीं पता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कम से कम आप 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि एब्सर्ड आएंगे। इन 2 क्वेश्चन का कुछ इलाज नहीं है, इनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो इनका। लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन डुएबल होंगे। और मेरे को लगता है कि अभी जो 2024 के लिए एटलीस्ट आपको जो 2023 के साल भर के पूरे करंट अफेयर और अभी जो 2024 लेटेस्ट चल रहे हैं, जितने भी ईयर, जब तक जितने भी मंथ है, जब तक कि पेपर नहीं होता सितंबर तक के, तो यानी कि आपको कम से कम 1.5-2 साल के करंट अफेयर करके जाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी। इकोनॉमिक्स से देखें तो 2 सवाल सीधे आ रहे हैं, हिस्ट्री से देखें तो 3 से 4 सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिस्ट्री, डबल स्टार लगा लो। हिस्ट्री को कोई भी बच्चा छोड़ के मत जाए। ज्योग्राफी को 2 से 3 सवाल तो कोई भी बच्चा छोड़ के मत जाए। ये 2 से 3 सवाल का मतलब ये है कि किसी शिफ्ट में हो सकता है 3 सवाल भी आए हो, किसी में 4 भी आए हो। ये तो एवरेज करके मैंने बताया आपको। तो इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट स्कोरिंग थिंक होती है ना, इसमें स्कोर आएगा ही आएगा अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ों को कर रखा है। तो ये 3 टॉपिक मुझे लगता है कि डबल स्टार मार्क कर लो, इनको तो ढंग से कर डालो, और कुछ करो चाहे ना करो, ये 3 टॉपिक जरूर करो। फिर आगे साइंस की मैं बात करता हूँ। तो ओवरऑल साइंस में देखा जाए तो 2 और 3 और 4 5 के आसपास सवाल आ रखे हैं। केमिस्ट्री में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन इसने बोला है, और इस बार जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इंसर्ट कर दिया गया। तो हालांकि मैं भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा अभी आप लोगों को अलग से एक, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कीजिए, इनऑर्गेनिक भी कीजिए, और नॉर्मल वाली जो रहती है डेली लाइफ वाली, जो एवरीडे वाली रहती है, वो भी कीजिए। और वहीं पे अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो केवल 1 सवाल आ रहा है, और मेंस में जो है फिजिक्स से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है आज की डेट में। और मुझे लगता है कि फिजिक्स में आपको थोड़ा स्पेसिफिक रहना है, कि जैसे डिस्कवरीज के ऊपर हो गया, मेजरमेंट यूनिट्स के ऊपर हो गया, डायमेंशंस के ऊपर हो गया, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पिक करके कर लेना है, तो वहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं खिंडाना है इनके अंदर, है ना। सेम ऐसे ही डिस्कवरी वाला तो केमिस्ट्री के अंदर भी करके जाइएगा कि किसने क्या चीज़ डिस्कवर कर रखी है। सेम बायोलॉजी में भी डिस्कवरी वाला करके जाइएगा। फिर बायोलॉजी में वैक्सीनेशंस हो गया, डिजीज़ हो गया, ये कुछ ऐसे हैं, विटामिन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करके जाना ही है। वो पता है, स्पेसिफिक टॉपिक आपको पता ही है। हालांकि बायोलॉजी, अभी आपके पास इतना समय है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका जो वेटेज है थोड़ा सा ज़्यादा है। और कई बार क्या होता है, बायोलॉजी के 3-3 सवाल भी देखने को मिल जाते हैं, 2 सवाल भी देखने को मिल जाते हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आप लीव करके नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ये 3 टॉपिक तो करो ही करो। इसके बाद इनमें से केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कर लो अगर कर पाओ तो। वैसे तो अभी समय है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको जीके को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जीके को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहिए। बच्चा आज की डेट में जीके को बिल्कुल ही हल्के में लेगा तो नहीं हो रहा है सिलेक्शन। नंबर देख रहे हो कितने कितने नंबर चाहिए, नहीं होगा सिलेक्शन, सिंपल बात है। फिर स्टैटिक की बात करते हो तो स्टैटिक में देखिए कि बहुत सारे टॉपिक, लगभग मैंने 65 टॉपिक आपको अपने पेड कोर्स में करवा रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनसे सवाल ज़्यादा है, डांस, म्यूजिक में, और उसके बाद स्पोर्ट्स से सवाल आए, और एक था सेंसस, ठीक है। एक आध टॉपिक एक और है फेस्टिवल। ये जो 5 टॉपिक है ना, आप देखिए कि स्टैटिक में जिस बच्चे ने ये 5 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसका तो भैया काम हो गया, वो डेफिनेटली अच्छा करके आएगा ही आएगा। इन 5-6 क्वेश्चन के अंदर ना 3 क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे इन टॉपिक से, ये लिख के ले लो मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक में बाकी सारे टॉपिक एक साइड और ये 5 टॉपिक एक साइड। हर शिफ्ट में सेंसस के सवाल, हर शिफ्ट में डांस के, हर शिफ्ट में म्यूजिक में भी देखिए आगे बहुत वैरायटी है ना। कि कोई म्यूजिक का घराना पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट का फाउंडर पूछ रहा है, या ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है या वो जो फूक वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, कौन सा है। फिर स्पोर्ट्स में अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का पूछ सकता है, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, अर्जुन अवार्ड वगैरह के बारे में पूछ सकता है, किसी प्लेयर के बारे में पूछ सकता है, किसी को कोई मेडल मिला है वो पूछ सकता है, या फिर ओलंपिक वगैरह के, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछ सकता है। स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले करना चाहिए। मुझे लगता है इनको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। स्टैटिक में 65 के आसपास टॉपिक बनते हैं, लेकिन इन 5 की वेटेज कहीं ज़्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, इस वीडियो से मेरा पर्पज़ यही था कि आपको मैक्सिमम चीज़ें चर्न करके मिल जाए, है ना, वो मक्खन निकल जाए आपके हाथ में। अदरवाइज इस वीडियो को देखने का क्या सेंस बैठता है? 50 लोगों ने वीडियो बना रखी है, कोई मतलब बैठता है वीडियोज़ को देखने का? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि टियर 1 के अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रहता है टियर 1 का। 25-25 सवाल आते हैं आपके, और 2-2 नंबर के आते हैं, तो 50-50 नंबर के हो गए। 1 घंटा आपको मिलता है करने के लिए। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं
तो 200 नंबर का पेपर होता है। और इस बार जो कट ऑफ इसकी गई है 149.5 गई है, यानी कि आपके पास यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है गैप। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टियर 1 मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होती है, लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोल रहा हूँ 150 नंबर कट ऑफ जाना आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं गई, लेकिन इस बार गई है। तो टियर 1 को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसके साथ बता दूं कि जो जीके की बेस्ट पीवाईक्यू की बुक रहती है ना, या तो आप इस किताब को कर लीजिए, नहीं तो मैं अपना पीडीएफ कोर्स भी बता दूंगा। लेकिन मेन तो ये है कि इस बुक को देखिए कि इसके अंदर सब कुछ दे रखा है पीवाईक्यू का, पिछले बहुत सारे सालों के दे रखे हैं, 2023 के दिसंबर तक के ये इसके अंदर अपडेटेड है। 14,450 सवाल हैं और मुझे लगता है ये सवाल मोर देन सफिशिएंट है अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये एक अच्छी किताब है, मैंने अपने टाइम में इसको इस्तेमाल किया था, आप भी कर सकते हैं किरण की इस किताब को जीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। पीवाईक्यू सारे करके जाइए, तभी आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो फिर कहानी दम नहीं है कहानी में, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इस बार आपको पता है कि हमारे कंटेंट से तो भर भर के सवाल आए ही हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेंस के अंदर देखा जाए तो 18 सवाल 25 में से, और इस बार जो मैं नई चीज़ एक कंटेंट में अपडेट करने वाला हूँ जो सब कुछ बदल के रख देगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पूरी मार्केट क्रैश होगी उस चीज़ के बाद, क्योंकि जो हम करने वाले हैं ना, हम जो लोग सोच भी नहीं रहे होंगे अभी उस चीज़ों के बारे में, तो हम इस पूरे कोर्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ और अपडेट करने वाले हैं। वो आपको समय आने के बाद पता लग जाएगा, जिसने कोर्स लिया होगा उसको पता खुद ही लग जाएगा। आप देखिए कि जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हैं। आप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे ये वाला जो हमारा कोर्स है ना, इस कोर्स को जिस पे भगवान राम की फोटो है, इसको ले लीजिए। यहाँ पे इसके अंदर हमने सब कुछ वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली टारगेट्स टेलीग्राम के ऊपर, पीडीएफ्स, सभी सब्जेक्ट्स मैंने खुद पढ़ा रखे हैं, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट वो भी टारगेटेड वाले, सब कुछ इसके अंदर हम देते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं इसकी आपको खासियत, कि यहाँ पे ना हिंदी वाले बच्चे थे, जो हिंदी वाले बच्चे बोल रहे थे कि जो इंग्लिश में पीडीएफ्स हैं हमें हिंदी में भी दे दो, तो हमने वही सेम डिट्टो पीडीएफ हिंदी में भी कन्वर्ट करवा दी हैं। और आपको अब हिंदी वालों को भी अलग ही मजा आ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया इससे अच्छा कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता है। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और अपडेशन आएगी और उसके बाद तो सब बदल जाएगा, पूरी मार्केट को क्रैश ही करके रख देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर कोई यहाँ पे भैया उठ के कह ही नहीं सकता कि उसका कोर्स अच्छा है, कोई नहीं कह पाएगा, आज की डेट में भी नहीं कह सकता और फिर भी नहीं कह पाएगा। वो लोग जब तक इस बारे में सोचेंगे कि हम कुछ अपडेट करते हैं, तब तक हम उनसे और आगे 2 कदम निकल जाएंगे। वही वाली कहानी है कि जितना हम अपडेशन कर रहे हैं ना, उतना कोई अभी कर ही नहीं पाएगा इस चीज़ में। तो ये जो पूरे का पूरा कोर्स है 899 रुपीज़ का है। अगर आप कूपन कोड देखेंगे तो आपके 2 कूपन कोड हैं, एक है HAPPY हैप्पी और एक है राम। इन दोनों कूपन कोड्स को लगा के देख लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट ऑफर रहेगा इन दोनों कूपन कोड्स से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और 12 मंथ की वैलिडिटी है 899 में, और 999 में जो है वो 18 मंथ्स की वैलिडिटी है। और ये जो प्राइसेस हैं अभी बहुत जल्द ये जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। पहले भी हमने बोला था कि प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे दिया है। हजारों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आपको 100 भी नहीं, हजारों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं इस कोर्स को। और काफ़ी जिनको सच में एक नीड थी उनको हम ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं कम प्राइस के साथ। अब ये प्राइसेस जो है हम वापस से बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो आप जितनी जल्दी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं कर लीजिएगा। इसका जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने 4 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को, तो आपका भला होगा, है ना, और बहुत सारे लोग का और भी भला हो जाएगा। और भगवान राम की कृपा से पहली बार में फोड़ोगे तुम लोग। बस मेहनत करते रहो, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है जी, आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल बना के रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, और बस थोड़ा सा इंतजार और सब कुछ बदल के रख देंगे। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके रखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।